दुनिया के कई देशों के साथ देश में भी ओमिक्रॉन की रफ्तार अब चिंता बढ़ाने लगी है। अमेरिका और ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के हालात गंभीर होते जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को देखते हुए लोगों को संबोधित भी करने वाले हैं। माना जा रहा है कि कुछ सख्त फैसले भी लिए जा सकते हैं। ब्रिटेन में भी लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पूरी दुनिया में क्रिसमस पर होने वाले बड़े आयोजनों पर रोक लगाने की सिफारिश की है। कोरोना महामारी से जुड़ी सभी अहम खबरें देखिए टॉप 9 ओमिक्रॉन अलर्ट। दुनिया के साथ देश में भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सोमवार को दिल्ली में 6 और केरल में 4 नए केस मिले। देश के अब तक 12 राज्यों में ओमिक्रॉन के 166 संक्रमित मिल चुके हैं, जिसमें से महाराष्ट्र में 54, दिल्ली में 24, तेलंगाना में 20, कर्नाटक में 19, राजस्थान में 17, केरल में 15, गुजरात में 11, उत्तर प्रदेश में 2 और पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और चंडीगढ़ में एक केस मिल चुके हैं। दिल्ली में कल ओमिक्रॉन के मिले 6 नए संक्रमितों में 4 मैक्स और 2 एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 28 मामले मिल चुके हैं, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी 24 संक्रमितों की ही हुई है। इसमें से 12 इलाज के बाद ठीक होकर घर लौट चुके हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि 23 दिसंबर को होम आइसोलेशन मैनेजमेंट पर हाई लेवल मीटिंग होगी, क्योंकि ओमिक्रॉन में होम आइसोलेशन मॉडल की बहुत जरूरत होगी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दुनिया भर के एक्सपर्ट लगातार इसके असर को लेकर शोध में जुटे हैं। डॉक्टर अंशुमन कुमार का कहना है कि डेल्टा और ओमिक्रॉन का मिश्रण कितना खतरनाक होगा, इसका किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया है, लेकिन ये सुपर स्प्रेडर साबित हो सकता है। और वहीं आईएमए के वित्त सचिव डॉक्टर अनिल गोयल ने सरकार को अभी से सख्त कदम उठाने की सलाह दी है। देश में बढ़ते ओमिक्रॉन के मामलों को देखते हुए भारत बायोटेक ने केंद्र सरकार से बूस्टर डोज के इस्तेमाल की इजाजत मांगी है। भारत बायोटेक ने स्वास्थ्य मंत्रालय को बूस्टर डोज के ट्रायल की सारी रिपोर्ट सौंप दी है। भारत बायोटेक की दलील है कि इंटरनेशनल वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर दिया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल ने भी बूस्टर डोज देने की मांग का समर्थन किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को लेकर राज्यसभा में कल कहा कि वैक्सीन से लेकर अस्पतालों में ऑक्सीजन और तमाम जरूरी दवाइयों की सप्लाई और स्टॉक शुरू कर दी गई है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 145 करोड़ 61 लाख से ज्यादा डोज मुहैया कराई जा चुकी है। इस बीच गुजरात के 8 बड़े शहरों में रात 1 बजे से सुबह 5 बजे तक का रात का कर्फ्यू 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। अमेरिका में ओमिक्रॉन की तेज रफ्तार से एक बार फिर महामारी के सबसे भयावह दौर जैसे हालात फिर बनते जा रहे हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को लेकर आज राष्ट्रपति जो बाइडेन राष्ट्र को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि क्रिसमस और नए साल की जश्न पर रोक जैसे सख्त फैसले भी लिए जा सकते हैं, लेकिन बाइडेन प्रशासन संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है। अमेरिका के 92 शहरों के अस्पतालों में आईसीयू करीब फुल हो चुके हैं। ब्रिटेन में कोरोना और ओमिक्रॉन की बेकाबू रफ्तार से हालात बहुत गंभीर होते जा रहे हैं। अब तक ओमिक्रॉन से ब्रिटेन में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। यहां हर दिन ओमिक्रॉन के 10,000 नए केस मिल रहे हैं। हालात को देखते हुए पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा है कि संभावित विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि ब्रिटेन में क्रिसमस को लेकर लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। दुनिया में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनोम ने क्रिसमस के मौके पर होने वाले सभी कार्यक्रमों को रद्द करने की सिफारिश की है। इस बीच महामारी के मशहूर अमेरिकी एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फाउची ने अमेरिकी नागरिकों को तुरंत बूस्टर डोज लेने की सलाह दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। स्पेन के टेनिस स्टार राफेल नडाल भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। फिलहाल वो होम क्वारंटाइन में हैं और उन्हें कोई बड़ी परेशानी नहीं है। हाल ही में वो अबू धाबी में टूर्नामेंट खेलकर स्पेन लौटे हैं। ओमिक्रॉन की चपेट में दुनिया के 80 से ज्यादा देश आ चुके हैं। पूरी दुनिया में 62,000 से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। 25 दिन पहले ओमिक्रॉन का पहला केस दक्षिण अफ्रीका में आया था। इधर प्रधानमंत्री मोदी आज प्रयागराज से आधी आबादी को क्या संदेश देंगे। यूपी सरकार के निषाद आरक्षण के लिए खत लिखने पर किसने किया पहल का स्वागत। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की गोवा में आज कहां चुनावी जनसभाएं। देश में जारी राजनीतिक घमासान से जुड़ी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 सियासी संग्राम। प्रधानमंत्री मोदी आज यूपी के प्रयागराज का दौरा करेंगे। पीएम कार्यक्रम में शामिल होकर महिलाओं को उनके काम के लिए मंच से सम्मानित करेंगे और 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को संबोधित भी करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना के तहत 20 करोड़ रुपए से ज्यादा धनराशि ट्रांसफर करेंगे। कार्यक्रम का मकसद आधी आबादी को सम्मानित कर उनके काम की तारीफ करना है।
पीएम के प्रयागराज दौरे को लेकर सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री प्रयागराज में नारी शक्ति को समर्पित योजनाओं की कड़ी में राज्य के 43 जिलों में टेक होम राशन प्लांट्स की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम के स्वयं सहायता समूहों के खातों में 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने से 16 लाख से ज्यादा महिलाएं लाभान्वित होंगी। ये योजनाएं प्रदेश की बहन बेटियों के विकास का कारक बनेंगी। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के गृह मंत्री की रैली में दिए अल्टीमेटम के बाद यूपी सरकार ने भारत सरकार के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त को खत लिखकर तत्काल मार्गदर्शन मांगा है। मामले पर संजय निषाद ने कहा है कि सरकार पर हमारा दबाव रंग लाया है। प्रदेश सरकार ने निषाद आरक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। संजय निषाद ने बयान जारी कर पहल का स्वागत भी किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिन का गोवा दौरा करेंगे। नड्डा गोवा में शिरोडा और क्यूपेम इलाकों में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। नड्डा अपने गोवा दौरे में बीजेपी सरकार के 10 साल का रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे और बीजेपी प्रदेश कार्यालय से एक संकल्प रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। गोवा में अगले साल फरवरी में चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज से 2 दिन का गोवा दौरा करेंगे। शाम 5 बजे केजरीवाल बंडोडकर ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। अपने दौरे के दूसरे दिन सीएम केजरीवाल सुबह 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस दौरान वो अपनी पार्टी की नीतियों को बताएंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबियों के ठिकाने पर आईटी विभाग की छापेमारी जारी है। अखिलेश के ओएसडी रहे जैनेंद्र यादव और राहुल भसीन के घर पर भी रेड हो रही है। सोमवार को इनकम टैक्स की टीम ने नीतू यादव, राहुल भसीन के लॉकर्स की जांच भी की। उधर छापेमारी को लेकर एसपी और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एसपी नेताओं पर आयकर की छापेमारी को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा है कि बीजेपी परेशान तो करेगी, लेकिन हम समाजवादी हैं, हम लोग इससे डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने बीजेपी पर फोन टैप कराने का आरोप भी लगाया है। उनके मुताबिक बीजेपी का डर दिख रहा है, उनकी हार पक्की है। गोवा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका लगा है। पार्टी की राज्य इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष एलेक्सो रेजिनाल्डो लोरेंको ने सोमवार को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। वो जल्द ही तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के 2 और विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कहा है कि प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों को 40% महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारना चाहिए। उपाध्याय ने ये बात उत्तराखंड महिला मंच नाम के संगठन को उसके स्थापना दिवस पर बधाई देते हुए कही। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की अहम बैठक आज। राज्यसभा में सांसदों के मौजूद रहने के लिए बीजेपी ने जारी किया व्हिप। जम्मू में आज क्यों होने जा रही है गुपकार अलायंस की बैठक और लखनऊ की रेजिडेंसी में 500 ड्रोन्स का हैरत अंगेज प्रदर्शन। देश की सभी अहम खबरों को जानिए टॉप 9 राष्ट्र की बात में। दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी। बैठक में बीजेपी के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को उपस्थित रहने को कहा गया है। संसद के शीतकालीन सत्र में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा होने की उम्मीद है। बैठक सुबह करीब 9:15 बजे शुरू होगी। बीजेपी ने अपने राज्यसभा सांसदों को आज पूरे दिन के लिए सदन में उपस्थित रहने और विधेयकों के समर्थन में मतदान करने के लिए व्हिप जारी किया है। पीएम की चेतावनी के बावजूद सोमवार को लोकसभा में पार्टी के 9 सांसद उपस्थित नहीं हुए। बीजेपी ने इसे गंभीरता से लेने का फैसला किया है। लोकसभा में सोमवार को विपक्ष के भारी हंगामे के बीच चुनाव सुधार बिल पास हो गया। हालांकि टीएमसी ने चुनाव सुधार बिल का समर्थन किया। इस बिल में आधार कार्ड से वोटर डेटा लिंक करने का प्रावधान है। विपक्ष बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजने की मांग कर रहा है। मामले पर केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि आधार कार्ड को वोटर लिस्ट के साथ जोड़ना जरूरी नहीं बल्कि वैकल्पिक है। केंद्रीय बजट से पहले पीएम मोदी ने सोमवार को कई दिग्गज कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक की। इस दौरान पीएम ने उनसे अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए सुझाव मांगे और उनके विचार भी जाने। बैठक में शामिल होने वाले सीईओ बैंकिंग, ऑटोमोबाइल्स, टेलीकॉम, उपभोक्ता वस्तुओं, टेक्सटाइल, नवीकरणीय ऊर्जा, हॉस्पिटैलिटी, प्रौद्योगिकी, हेल्थ केयर, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के थे। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की आज जम्मू में बैठक है। गुपकार गठबंधन की यह बैठक गठबंधन के अध्यक्ष और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला के आवास पर सुबह 11 बजे होगी। बैठक में परिसीमन को लेकर चर्चा की जाएगी। पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती और सीपीआईएम सदस्य बैठक में हिस्सा लेंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के पौत्री के रिसेप्शन के मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और समाजवादी पार्टी संरक्षण मुलायम सिंह यादव एक सोफे में साथ बैठे नजर आए। दोनों के बीच कुछ देर तक बातचीत भी हुई। मुलाकात को लेकर यूपी कांग्रेस ने ट्वीट किया और कहा कि ये नई सपा में स का मतलब संघवाद है। कर्नाटक विधानसभा में आज धर्मांतरण विरोधी बिल पेश किया जा सकता है। इससे पहले सोमवार को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दे दी। सरकार राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र में बिल को पास कराना चाहती है।
दिल्ली में ईडी ने सोमवार को पनामा पेपर लीक केस में एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन से करीब 6 घंटे तक सवाल किए। पूछताछ के बाद ऐश्वर्या राय दफ्तर से बाहर निकली और कार में बैठकर रवाना हो गई। उधर अपनी बहू ऐश्वर्या से पूछताछ के बीच राज्यसभा में 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर भड़की सांसद जया बच्चन ने बीजेपी को श्राप देते हुए कहा कि बीजेपी के बुरे दिन आने वाले हैं। भारत को मिली आजादी के 75 साल पूरे होने पर आजादी अमृत महोत्सव के दौरान यूपी के लखनऊ में देश के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन किया गया। शो की थीम भारत के पहले स्वाधीनता संग्राम 1857 से लेकर 1947 तक की स्टोरी रखी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय संस्कृति मंत्री मीनाक्षी लेखी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कहां लगी एसी के गोडाउन में भीषण आग में 50,000 एसी जलकर खाक हो गए। गुटखा फैक्ट्री में लगी आग में कहां झुलसे 30 से ज्यादा लोग, कहां भीषण ठंड के चलते जम गई नदी और झील, और कहां 125 साल पुरानी रूमी टोपी बनी युवाओं का ट्रेंड। राज्यों से जुड़ी सभी खबरें देखिए टॉप 9 राज्य विशेष में। राजस्थान के अलवर के निमराना इलाके में एक एयर कंडीशन बनाने वाली कंपनी के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग में 40,000 एसी जलकर खाक हो गए। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों को देर रात तक मशक्कत करनी पड़ी। आग लगने की वजहों का अभी तक पता नहीं चल सका है और हादसे में करोड़ों के नुकसान की खबर है। ओडिशा के संबलपुर में एक गुटखा फैक्ट्री में सोमवार को भीषण आग लग गई। हादसे में 30 से ज्यादा लोगों के झुलसने की खबर है, जिनमें से 11 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इन्हें इलाज के लिए राउरकेला इस्पात जनरल अस्पताल रेफर कर दिया गया है। आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड को 1 घंटे का समय लगा। पुलिस आग लगने की वजहों का पता लगाने में जुटी। हरियाणा के मेवात जिले में लड़कियों की शादी की उम्र 21 करने के प्रस्ताव से हड़कंप बचा है। इलाके में रोजाना रिकॉर्ड शादियां हो रही हैं। नूह में 18 से 20 साल की उम्र की लड़कियों के इस हफ्ते के सैकड़ों शादी हुई हैं। एक इमाम के मुताबिक उनके पास ऐसे दूल्हों के कई आवेदन हैं जो 2 दिन के अंदर शादी करने के लिए तैयार हैं। उन्नाव रेप कांड से जुड़े रेप विक्टिम के एक्सीडेंट केस में सजा काट रहे बीजेपी के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है। हालांकि उनकी रेप मामले में सुनाई गई सजा बरकरार रहेगी। सेंगर को 2019 के इस मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। दिल्ली के कलावती सरन अस्पताल में 3 बच्चों की मौत के मामले में जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। कमेटी से 7 दिनों में रिपोर्ट देने को कहा गया है। वहीं दिल्ली सरकार ने बच्चों की मौत के मामले में 3 डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। दिल्ली मेडिकल काउंसिल में भी इसकी शिकायत की गई है। आंध्र प्रदेश पुलिस ने विजयवाड़ा में 1 करोड़ 64 लाख रुपए नकद लेकर भागने के आरोप में एक ज्वेलरी शॉप वर्कर और उसके 5 साथियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने नकदी को एक शख्स तक पहुंचाने के लिए चेन्नई ले जाते समय लूट की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी के पास से 1 करोड़ 33 लाख रुपए बरामद भी किए गए हैं। उत्तराखंड के चमोली के नीति घाटी और जोशीमठ में लगातार बढ़ रही कड़ाके की ठंड माइनस में लुढ़के पारे की वजह से नदी, नाले और झील सब जम गए हैं। सड़कें पूरी तरह से बर्फ से ढकी हैं। इसके चलते लोगों को चलना भी मुश्किल हो रहा है। सर्दी बढ़ने की वजह से स्थानीय लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर पड़ रहा है। ठंड से बचने के लिए दिल्ली की सड़कों पर लोग अलाव जलाकर हाथ तापते हुए नजर आ रहे हैं। तेलंगाना के हैदराबाद में 125 साल पुरानी रूमी टोपी युवाओं के लिए एक नया ट्रेंड बन गई है। दुकानदारों के मुताबिक इस टोपी का चलन यहाँ के निजामों के दौर से है। यहाँ की जो भी बड़ी पार्टियां हैं वो सब इसका इस्तेमाल करती हैं। एक टोपी की कीमत 250 रुपए से लेकर 12,000 रुपए तक है। आगे बढ़ते हैं। लग्स, लाइफबॉय, सर्फ एक्सेल, रिन साबुन के दामों में इजाफा क्यों? फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन जैसे प्रोडक्ट कैसे हुए महंगे? क्या देश में मिलने वाला है 4 दिन काम और 3 दिन छुट्टी का विकल्प? बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग और आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी 9 बड़ी खबरों के लिए देखिए मनी 9। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने लक्स, लाइफबॉय, सर्फ एक्सेल, डिटर्जेंट केक और रिन साबुन के दाम बढ़ा दिए हैं। लाइफबॉय मल्टी पैक की कीमत 115 रुपए से बढ़कर 124 हो गई है। लक्स साबुन के पैक की कीमत 140 से 150 रुपए और सर्फ एक्सेल केक बंडल का दाम 98 रुपए से बढ़कर 108 रुपए हो गया है। एक बार फिर से फ्रिज, टीवी और वॉशिंग मशीन जैसे प्रोडक्ट महंगे हो गए हैं। इस साल कंपनियों ने तीसरी बार कीमतें बढ़ाई हैं। कंपनियां कीमत बढ़ाने की वजह कच्चे माल की बढ़ी हुई लागत बता रही है। 2021 में फ्रिज, टीवी बनाने वाली कंपनियों की लागत 20% तक बढ़ी है, जबकि दाम 12 से 13% बढ़े हैं। ऐसे में फिर से दाम बढ़ने की आशंका है। ओमिक्रॉन और विदेशी निवेशकों की बिकवाली ने सोमवार को शेयर बाजार में हाहाकार मचा दिया। कल बाजार में भारी गिरावट की वजह से निवेशकों के 6.25 लाख करोड़ रुपए डूब गए। लगातार दूसरे दिन शेयर बाजार में बड़ी बिकवाली आई है। 2 दिन में निवेशकों के लगभग 12 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं।
दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में सुधार होते ही कंस्ट्रक्शन गतिविधियों पर लगी पाबंदी हट गई है। एयर क्वालिटी प्रबंधन आयोग ने तुरंत प्रभाव से दिल्ली में कंस्ट्रक्शन गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत दे दी है। इसके अलावा दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर लगी रोक को भी तुरंत प्रभाव से हटा लिया गया है। रॉयल एनफील्ड ने अपनी क्लासिक 350 मोटरसाइकिल की 26,300 यूनिट को रिकॉल किया है। जिन बाइक्स को रिकॉल किया गया है उनकी बिक्री 1 सितंबर 2021 से 5 सितंबर 2021 के बीच हुई थी। रिकॉल बाइक्स में ब्रेक की खराबी की आशंका है। सरकार ने 23 करोड़ 59 लाख लोगों के ईपीएफ अकाउंट में वित्त वर्ष 2020 से 21 का 8.5% ब्याज जमा कर दिया है। इससे पहले भी 13 दिसंबर को 23 करोड़ 34 लाख खाता धारकों के अकाउंट में ब्याज जमा किया गया था। बचे हुए 25 लाख खाता धारकों के अकाउंट में ब्याज का लाभ कल ट्रांसफर किए गए। अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न अब तक फाइल नहीं किया है तो ऐसा करने के लिए आपके पास 11 दिन बचे हैं। आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। आयकर विभाग ने टैक्स पेयर से 31 दिसंबर से पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने की अपील की है। कर्मचारियों को अब हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम और 3 दिन छुट्टी का विकल्प मिल सकता है। देश में मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े 4 नए लेबर कोड अगले साल लागू होने के आसार हैं। इससे कर्मचारियों के काम करने के तरीके और सैलरी के स्वरूप में बदलाव आने की संभावना है। पेंशन योजना एनपीएस में जो लाभ केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिल रहे हैं, अब वही सभी लाभ राज्य सरकार, पीएसयू और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी मिलेंगे। सरकार इसकी घोषणा आगामी बजट में कर सकती है। केंद्र कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और डीए की 24% रकम एनपीएस में निवेश कर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स में कटौती का लाभ ले सकते हैं। Money9 की खबरों के लिए ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर @Money9Live को फॉलो करें और Money9 के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब बढ़ते अगले सेगमेंट की ओर। जम्मू कश्मीर से आतंक का सफाया करने के अभियान में सुरक्षा बलों को कहां मिली बड़ी कामयाबी? समंदर के रास्ते नशे का सामान भेजने की पाकिस्तानी साजिश को कैसे किया गया नाकाम? भारत के साथ सीमा विवाद को लेकर चीनी विदेश मंत्री ने क्या कहा है और भारत कैसे चीन और पाकिस्तान के होश उड़ाने वाला है? दुश्मन देशों की साजिशों से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 दुश्मन चीन का। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 2 मददगारों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आतंकी के मददगारों के पास से भारी तादाद में गोला बारूद और हथियार भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार किए आतंकियों के मददगारों की पहचान उमर रमजान तथा जावेद अहमद मल के तौर पर हुई है। गुजरात तट पर पाकिस्तान की नशे वाली साजिश का खुलासा हुआ है। भारतीय तटरक्षक बल और एटीएस ने मिलकर भारतीय समुद्री सीमा में घुसे पाकिस्तानी नाव अल हुसैनी को पकड़ा है, जिसमें 400 करोड़ की ड्रग्स छिपाकर गुजरात लाई जा रही थी। पाकिस्तानी नाव से 6 तस्कर भी गिरफ्तार हुए हैं। पिछले महीने भी नशे की खेप के साथ भारतीय तटरक्षकों ने 12 नाविकों के साथ पाकिस्तानी नाव को पकड़ा था। भारत के साथ जारी सीमा विवाद के बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने माना है कि पूर्वी लद्दाख में चीन और भारत ने सीमा पर गतिरोध को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया है। वांग यी ने कहा कि चीन और भारत ने द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने और विकसित करने के लिए साझा प्रतिबद्धता के तहत राजनयिक और सैन्य माध्यम से बातचीत को बनाए रखा है। उन्होंने दोनों देशों के प्रयासों की सराहना की है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने अमेरिका के साथ तनाव को लेकर कहा है कि दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध में सबसे बड़ी बाधा अमेरिका की गलत रणनीतिक फैसले हैं। हालांकि इसके साथ वांग यी ने यह भी कहा कि बेहतर संबंध के लिए दोनों पक्षों ने पारस्परिक सम्मान और समानता पर आधारित नया तरीका चुना है। हाल ही में चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग और बाइडेन के बीच पहली बार द्विपक्षीय बातचीत भी हुई थी। साउथ चाइना सी में एक बार फिर चीन टेंशन बढ़ा सकता है। चीन ने अपने दूसरे विध्वंसक एंटी सबमरीन टाइप 052C को साउथ चाइना सी में उतारा है और इसके जरिए लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है। युद्धपोत से चीन विध्वंसक हथियारों से लाइव फायर ड्रिल कर रहा है। भारत के पास जल्द ही देसी ड्रोन देख चीन पाकिस्तान के होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि अब हथियारों से लैस टोही ड्रोन भारत में ही तैयार किए जाएंगे। 100 किलोमीटर दूर से ही दुश्मनों पर बम मिसाइलें बरसाएंगे। डीआरडीओ की कई प्रयोगशालाएं इस पर काम शुरू कर चुकी हैं। जापान की खुफिया एजेंसी ने चीन के बड़े खतरे को लेकर अपनी सरकार को चेताया है। जापानी खुफिया एजेंसी ने कहा है कि चीन ऐसी तकनीक हासिल करने में जुटा है जिसका इस्तेमाल जापानी फर्मों में भर्ती को लेकर अहम जानकारी हासिल करने में किया जा सकता है। चीन जापान की तकनीक और ट्रेंड इंजीनियरों को भी अपनी कंपनियों के लिए इस्तेमाल करने में लगा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नेता मरियम नवाज ने पाकिस्तान में बेतहाशा महंगाई को लेकर पीएम इमरान खान पर निशाना साधा है। मरियम ने कहा है कि मुल्क की आवाम का जीना मुश्किल हो गया है। 24 घंटे में 3 बार चीजों की कीमतें बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कभी महंगाई कम करने पर बैठक नहीं की। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने बदनामी और बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है।
अफगानिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन ISIS से पाकिस्तान को खतरे वाले इमरान खान के बयान से तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी को कोई एतराज नहीं है। मुत्ताकी ने कहा कि इमरान का बयान तालिबान या अफगानिस्तान के लिए अपमानजनक नहीं है। निजी राय रखने की सबको आजादी है। इससे पहले अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने कहा था कि ISIS का खतरा अफगानिस्तान से नहीं बल्कि पाकिस्तान से ही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।